हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और ये जो मेरी गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी की वैगनआर सीएनजी, जिसको मैं 3 साल से ओन कर रहा हूँ और 3 साल से मैं और मेरे पापा मिलके इस गाड़ी को चला रहे हैं। तो आज ये जो वीडियो लाने का मोटिव है वो है इस गाड़ी का एक ओवरऑल रिव्यू देने का, क्योंकि इस गाड़ी को हमने 3 साल होने वाले हैं और 2.5 साल हो गए। आई मीन पौने 3 साल मान सकते हो आप। और उसमें हमने इस गाड़ी को चला दिया है 96,873 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर जो है हम इस गाड़ी को चला चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये सही समय है इस गाड़ी का रिव्यू बनाने का, और ये सही टाइम है इस गाड़ी का वीडियो बनाने का, इस गाड़ी का रिव्यू देने का। क्योंकि नाइट टाइम है पहली बात तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ना डैशबोर्ड ना कुछ। लेकिन नाइट में बनाने का वीडियो ये है कि आपको क्लियर विजिबिलिटी दिखेगी गाड़ी की रोड पे, हेडलाइट का थ्रो दिखेगा, और ट्रैफिक जो है अभी हम फंसे हुए हैं उसमें भी आप लोगों को बता सकता हूँ कि गाड़ी का रिव्यू कैसा है। हाईवे पे खूब चला ली है गाड़ी मैंने, और हाईवे पे मैं बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में लेके आता रहता हूँ। लेकिन एक नाइट टाइम में और ट्रैफिक में मैं इस वीडियो को इस पे एक भी वीडियो नहीं लेके आया। तो बात करते हैं गाइस, गाड़ी को मैंने कब लिया। तो ये गाड़ी को मैंने लिया था जनवरी 2023 में, ठीक है। और गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो उस समय 7.4 की थी ये गाड़ी, और 7.4 लाख इन ऑन रोड ये गाड़ी ओन थी उस समय। और डुअल एयरबैग्स हैं इसके अंदर, LXI ये वर्जन है, बाहर के आप शीशे देख के समझ सकते हो। अब अगर मैं बात करूं गाइस इस गाड़ी के बारे में कि ये मैंने कितने में ली, मैंने 6 लाख रुपए की ली थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी थी i10, उसको मैंने रिवर्स कर दिया था तो 1.5 लाख में वो चली गई थी। तो अप्रॉक्सीमेटली 605 मैंने जो है प्रॉपर दिए हैं, जिसमें 15,000 की वारंटी है, 10,000 के एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं, 10,000 की सीट कवर एंड ऑल, जो कि टोटल वर्थलेस है। और एक्सटेंडेड वारंटी थी 3 साल की, 5 साल और 1 लाख किलोमीटर की, सॉरी। तो ये सब था। अब खैर वारंटी तो हमारी खत्म हो रही है। तो ये सब इतने में मैंने गाड़ी खरीदी, और गाड़ी को हम जनवरी 29 या 30 को हम लेके आ गए थे घर। तो उससे लेके अब तक ये गाड़ी हमने चलाई है 96,000 किलोमीटर, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर में हम इस गाड़ी को आपको आगे से बम्पर से लेके पीछे के बम्पर तक का मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। तो जो लोग पहली बार ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम बायर है मारुति वैगनआर के, या सीएनजी वैगनआर लेने का चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि ये आपके लिए एक बाइंग फैक्टर वीडियो बन सकती है। आप सोच सकते हो कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए, और आप सोच सकते हो कि ये गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। तो कंपनी वेटेड सीएनजी है। अब सीधा बात करते हैं कि भाई गाड़ी चलती कैसी है। सीधा मैं मुद्दों पर बात करूंगा, बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं कि भाई ये है वो है। गाड़ी बहुत सही चलती है। और अगर आप गाड़ी को सिंगल चलाते हो, अगर आप अकेले बैठे हो और आपका एक लगेज है, आप अकेला ही ड्राइव करते हो और आपकी रनिंग सिटी में और ऐसे ट्रैफिक में, तो अगर आप सिटी में चलते हो और आप अकेला ड्राइव करते हो, ऑफिस आने जाने का काम है, बस हाईवे पे गाड़ी नहीं चलती है, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। सीएनजी में इस गाड़ी का एवरेज सिटी के अंदर मैंने निकाला है, वो निकला है अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 किलोमीटर का, जो कि मैंने बहुत गंदे जाम में निकाला है इसका, बहुत गंदे जाम में, मतलब जिसमें रुक के गाड़ियां चलती हैं। तो अगर आप दिल्ली से होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि वो टेस्ट मैंने किया था द्वारका मोड़ से जनकपुरी की तरफ जाने के तरफ, और मेट्रो लाइन के नीचे अगर हम जा रहे थे। तो जो लोग दिल्ली से हैं और इस तरफ बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि वहाँ कितना जाम लगता है। और ऐसे में इसने मुझे 21-22 का एवरेज दिया था विद एसी सिटी के अंदर। तो 1 किलो में मैंने निकाला था एवरेज। तो गाइज ये तो इसका है सिटी में, अगर कोई सिटी में लेना चाहता है इस गाड़ी को सिटी यूज के लिए, तो ये तो एवरेज इसका सिटी में 22-23 का मेरे ख्याल से, जो कि काबिल तारीफ है। क्योंकि 70-75 रुपए की सीएनजी में अगर आपको 20-22 की एवरेज मिल रही है सिटी के अंदर, तो वो बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं वो लोग जो इस गाड़ी को हाईवे पे चलाना चाहते हैं, और हाईवे पे उनकी सेटिंग है 3-4 लोग के साथ अगर वो चलाते हैं इस गाड़ी को, तो ये गाड़ी मैं कहूँगा डिसेंट है हाईवे पे चलाने के लिए। ये गाड़ी
मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्टेबल है हाईवे पे चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो टॉल बॉय है। टॉल बॉय इन द सेंस कि वो ऊंची सी गाड़ी है, ये बहुत ऊंची है। तो गाइज इसके अंदर है बॉडी रोल। अब इस गाड़ी को आप, जैसे मेरे पास i20 भी मैं ऑन करता हूँ, i20 से मैं ऐसे कट मार देता हूँ, ऐसे गाड़ी को ना, मतलब सांप की तरह निकाल देता हूँ, क्योंकि वो इतनी स्टेबल है, इतनी चौड़ी है और इतनी रोड से चिपक के चलती है कि उसको कैसे भी घुमा दो वो अपनी ग्रिप नहीं छोड़ती। अब मैं बात करता हूँ वैगनार की, तो भाई ये ऊंची है, ये झूल जाती है। हालांकि झूलेगी कब? जब आप एक्स्ट्रा ही गाड़ी को घुमा मारेगा, मतलब ऐसे करके चला रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी करके चला रहे हैं, तो भाई उस चीज के लिए तो ये गाड़ी नहीं बनी है। मैंने इस गाड़ी को 120 पे कांस्टेंट चलाया सीएनजी में 120 पे चढ़ जाती है, आराम से पार हो जाती है। उस बेसिस पे भी इस गाड़ी को सीधा चलाओ, आप सीधा रखो हैंडल, छोटे मोटे टर्न अगर कट वट मारने इधर उधर करनी है, तो ये गाड़ी कभी भी ग्रिप नहीं छोड़ती। इसके स्टॉक टायर के साथ, स्टॉक टायर की बता रहा हूं मैं आपको, तो वो कभी ग्रिप नहीं छोड़ती। और कभी भी गाड़ी में कोई भी स्टेबिलिटी का इशू इतनी हाई स्पीड में 3-4 लोग बैठा के कभी हाईवे पे नहीं आया मुझे। स्टेबिलिटी वाइज मेरे ख्याल से गाड़ी ठीक है, एक डिसेंट, मैं मतलब 10 में से 7 नंबर दूंगा, 6.5 या 7 नंबर, ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबल गाड़ियां मैंने चलाई है। खैर अब मैं बात करता हूँ इसकी पावर की। तो गाइस सीएनजी के अंदर इसका जो पावर है ना, वो है कुछ 74 एनएम का, और पावर जो इसका टॉर्क है 74 एनएम है, और टॉर्क जो है 64 के करीब है, या 60 bhp है, बहुत कम ही है। लेकिन सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट करते हैं ना जब आप, या पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट करते हैं, तो आपको मच डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलेगा। मतलब जैसे पेट्रोल में चलती है वैसी ही गाड़ी सीएनजी में चलती है, उतना ही टॉर्क उठाती है, वैसे ही चलेगी। तो 3-4 लोग आप बैठे हो और आपको गाड़ी खींचनी है तो गाड़ी दबेगी ऑब्वियसली, क्योंकि 1000 सीसी का इंजन है। उसके अंदर अगर आप 3 लोग बैठे हो तो 3 लोग का वजन प्लस सिलेंडर का वजन, जो कि 60 किलो का होता है, तो 4 लोगों को अगर हम काउंट करें तो गाड़ी इतनी नहीं दबती, लेकिन दबती है थोड़ी सी। थोड़ा सा पावर का लॉस आपको फील होगा कि यार हाँ एकदम से पिकअप नहीं आ रहा है, तो वो है। अब वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यार ये 3 सिलेंडर 1000 सीसी का इंजन है, ठीक है। कंपनी ने इसके अंदर बड़ा इंजन इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस गाड़ी को एवरेज निकालना है, ये एवरेज किंग है गाड़ी, तो इसी वजह से तो गाड़ी एकदम से तो नहीं उठती है और थोड़ा सा टाइम लगाती है, लेकिन जब एक बार उठ जाती है तो फिर ठीक उठ जाती है, ठीक चलती है फिर गाड़ी। अब मैं बात करता हूँ गाइज इसके हाईवे के एवरेज को लेके। तो गाइज मैंने ना 70 की स्पीड पे कांस्टेंट चलाया इस गाड़ी को, कांस्टेंट चलाया मैंने 70 की स्पीड पे एसी के साथ, तो इस गाड़ी ने मुझे 40 प्लस का एवरेज दिया है हाईवे पे। आप यकीन नहीं करेंगे गाइज, लेकिन 40 प्लस का एवरेज। मैं इसको अगर प्यार से चलाऊं तो एक टैंक सीएनजी में आज भी मैं इससे 280 से 300 किलोमीटर टच कर दूंगा, अगर मैं प्यार से गाड़ी को चलाऊं 70, और एसी के साथ, एसी का टेम्परेचर भी जितना मर्जी जैसा चेक कर लो। तो 40 का एवरेज है, 432, 8 किलो सीएनजी इसके अंदर आती है, तो 320 किलोमीटर का एक एवरेज हमें मिल जाता है। लेकिन ये 280 अगर प्यार से आप चलाओगे तो 280-300 किलोमीटर टच कर सकती है। मैं निकाल सकता हूँ अपनी गाड़ी से, मुझे आपका नहीं पता आपका क्या ड्राइविंग सेंस है, लेकिन मैं इतना निकाल सकता हूँ और मैंने निकाला भी है। तो ये है, एवरेज बहुत अच्छा है, हाईवे पे बहुत प्यारा है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ गाड़ी की ओवरऑल फिट एंड फिनिश को लेके। तो गाइज ओवरऑल फिट एंड फिनिश अच्छी है, जैसी मारुति की टिपिकल होती ही है, लेकिन जितने भी ये एयर वेंट्स हैं अगर मैं बात करूँ, ये सब चीज़ें, ये कोई आवाज़ नहीं करते हैं, ना ही कोई पैनल गैप है, लेकिन ये नाजुक बहुत है। तो अगर आप ये वाला मेरा जो एसी का एयर वेंट है ये देखेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी टूटे हैं, मतलब 1-2 बार टूट चुके हैं। ये वाला मेरा अभी भी टूटा हुआ है, तो ये नाजुक है काफ़ी। हालांकि अगर इन्हें छेड़ाछाड़ी ना करो तो ये आराम से चलते रहेंगे, लेकिन वही है कि अगर कोई बच्चा छेड़ाछाड़ी करता तो ये मतलब टूट टाट जाते हैं, और हमारे यहाँ ये बच्चों ने थोड़ा बहुत इधर उधर करा है, तो इस वजह से ये टूट गया। तो ये रोज मैं मतलब हर सर्विस में मैंने कभी कभी चेंज कराए हैं, 150-150 रुपए के हैं, तो वो कराने पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें नाजुक बहुत बनाई हुई हैं यहाँ पे कंपनी ने। अब मैं बात करता हूँ गाइज इसकी ओवरऑल स्पेशियस के बारे में। तो स्पेस तो भाई इतना भर गया है वैगनार के अंदर। इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो मेरे ख्याल से हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको एक डिसेंट स्कोर करेगी ये गाड़ी। अभी जहाँ नहीं करेगी वो भी मैं बात करूंगा ऑब्वियसली, लेकिन स्पेशियस वाइज जो है गाड़ी स्पेशियस है,
इस गाड़ी के अंदर ये नहीं फील होता कि आप छोटी गाड़ी चला रहे हो। सबसे बड़ी बात, जैसे मैं i20 ओन करता हूँ, i20 भी चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा चलाता हूँ वो भी, और i20 एक अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बैठ के ये नहीं फील होता कि यार मैं कौन सी छोटी गाड़ी में आ गया। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार गाड़ी के अंदर अच्छा खासा स्पेस है, और ये गाड़ी 3-4 लोगों को आराम से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं कराएगी। हर हालत में आपको एक खुला खुला जो है हिसाब दिखेगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ गाइज इसके सर्विस को लेके। इसकी सर्विस में मैं कितने रुपए लगाता हूँ। अब सर्विस जो होती है ना, सर्विस के जो चार्जेस हैं वो हर जगह, हर स्टेट में, हर सर्विस सेंटर में ना कुछ अलग अलग वेरी होते हैं, वो कुछ एडिशनल चार्ज कर दें। लेकिन जनरल सर्विस की अगर मैं बात करूं तो 2500 से 3500 के बीच में इसके जनरल सर्विस होती है, जिसके अंदर 3500 रुपये तब लगते हैं जब आप स्पार्क प्लग चेंज करा रहे हो या आप कोई भी दूसरी एडिशनल काम जो सर्विस से रिलेटेड हो वो करा रहे हो। बाकी इसके अलावा 2500 से 3500 रुपये इसकी सर्विस इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये पेड सर्विस की बता रहा हूँ मैं आपको, और जनरल सर्विस जो है उसके बता रहा हूँ। अगर आप कुछ एडिशनल काम कराएंगे तो ऑब्वियसली वो चार्जेस लगेंगे। 96,000 किलोमीटर में मैंने इसका एक बार जो है क्लच प्लेट और क्लच असेंबली चेंज करा दी है, क्योंकि मेरा क्लच बहुत हार्ड हो रहा था और क्लच प्लेट्स मैंने चेंज कराई। ये काम मैंने बाहर से ही कराया, उसकी वीडियो मेरी यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो। आपने काफ़ी प्यार दिखाया उस वीडियो पे, तो वो काम मैंने बाहर से कराया, अंदर से इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। एंड आई एम काइंड ऑफ अ गाय जो इतना पैसा एक सर्विस में नहीं दे सकता। मतलब आई डोंट थिंक कि मैं 5-5 हज़ार रुपये की लेबर दूंगा, क्योंकि सेम ही काम बाहर हो जाता है। हमारा एक बहुत ट्रस्टेड मैकेनिक है, उनको मैंने दिया, कुछ भी बोल दो वो ऐसे करके दे देते हैं गाड़ी को। तो मैंने ये काम उनसे कराया। बाकी उसके बाद एक सर्विस मैंने अभी मारुति में ही कराई थी, तो वहाँ पे भी मेरा बिल जो आया 2800 रुपये का आया, इससे ज़्यादा का नहीं। सर्विस, जनरल सर्विस। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है मारुति की कि बाहर के मैकेनिक इसको छेड़ लेते हैं, चाहे सीएनजी हो चाहे पेट्रोल हो, ठीक है, क्योंकि इजी सेटअप है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है गाड़ी के इंजन में, तो कोई भी इसको अच्छे से ठीक कर सकता है। ये बात हो गई। अब इसकी सर्विस रिलेटेड, सर्विस में कितने रुपए मैं स्पेंड करता हूँ। हर 10-10 हज़ार किलोमीटर में मैं सर्विस कराता हूँ। अब आप एक ऐसी बात मैं आप लोगों को बताने जाऊँगा ना मज़े की, आप कहोगे कि भाई ये तो बात ऐसी कर दी आपने कि भाई हो ही नहीं सकती। गाइज 96,000 किलोमीटर में मैंने आज तक इसका अलाइनमेंट नहीं कराया, ना कंपनी से ना बाहर से। अलाइनमेंट कभी आउट नहीं हुआ मेरा इस गाड़ी का, कभी भी इस गाड़ी के अलाइनमेंट ने मुझे धोखा नहीं दिया। गाड़ी सीधी है तो सीधी, ऐसे टेढ़ा करोगे तो बिल्कुल टेढ़ी चली जाएगी। लेकिन इसके अंदर कोई रोटेटरी मोटर नहीं है, गाड़ी का स्टीयरिंग घूम के वापस नहीं आता है। तो देयर माइट बी रीजन की उसके वजह से कभी इसकी अलाइनमेंट खराब नहीं हुई, लेकिन आज तक कभी अलाइनमेंट चेंज नहीं कराई। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, 96,000 किलोमीटर में आज तक मैंने इसके टायर चेंज नहीं कराए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं गाइस आप, 96,000 किलोमीटर और आज तक टायर चेंज नहीं कराया मैंने गाड़ी के। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से वो इतने घिसे ही नहीं है आज तक। 96,000 किलोमीटर में मेरा जो रन है ना, 96,000 किलोमीटर में ये 80% हाईवे का है और 20% है बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ सड़कें और सिटी का। तो देयर माइट बी रीज़न कि इसी वजह से हमारे टायर नहीं घिसे, और अभी भी ये चल रहे हैं। और अब टाइम आ गया वैसे, अभी भी मतलब ये चल जाएंगे 2-3 हज़ार किलोमीटर, लेकिन मैं जल्दी इस टायर को चेंज कराऊंगा। तो ये इसके अंदर जो टायर पड़े हुए हैं वो पड़े हैं जेके टायर के, जो कंपनी से आए हुए थे, और हमने आज तक उनको चेंज नहीं कराया। रीज़न यही क्योंकि वो बहुत देर में घिस रहे थे, और हमारे जो रन है मे भी उसी की वजह से जो है ये वो नहीं इतने घिसे, और हमारा साथ यहाँ तक दिया उन्होंने। हालांकि जो टायर हैं वो 70,000 पे ख़त्म हो जाते हैं फॉर श्योर, बट हमारे इतने दिनों तक चल गए। और मैं आगे जहाँ तक है कोई भी टायर लूँगा तो देखूंगा कि वो कितने लंबे चलते हैं, क्योंकि हमारा रन इसी तरीके का है। रनिंग जो है, रनिंग एरियाज जो है वो बहुत वेरी करते हैं टायर के घिसने में। तो हमारा तो भैया ये है, 96,000 तक ना तो आज तक टायर चेंज करवाए, ना ही इसकी अलाइनमेंट चेंज हमने मतलब चेक करवाई है। तो ये है। अब सर्विस हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, इंजन परफॉर्मेंस हो गई, और क्या रह जाता है गाइज। स्पेशियस बता दी मैंने, कितना स्पेस है गाड़ी के अंदर, ये मैंने आपको वो बता दिया कि कैसी है गाड़ी बैठने में। स्टेबल है गाड़ी के अंदर, आराम है। इसका जो सस्पेंशन है वो मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन ठीक है। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एक मीडियम क्वालिटी के जो सस्पेंशन होता है ना, बिल्कुल वही है। और इस गाड़ी के सस्पेंशन के साथ आप लंबा ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब मैंने इस गाड़ी को पूरा लगातार 300 किलोमीटर चलाया एक ही सांस में,
और सीएनजी में चलाया और मुझे गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं लगी, मैं थका नहीं बिल्कुल भी। और ऐसा ही मैं अपनी i20 में भी फील करता हूँ। i20 एक बहुत आरामदायक गाड़ी है। मैं i20 से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है ही वो, तो मैं अपनी दूसरी गाड़ी से इसको कंपेयर करूँगा। हालांकि वो एक प्रीमियम जो है एक हैचबैक है और ये एक नॉर्मल हैचबैक है। ऐसे मैं कॉम्पैक्ट हैचबैक भी बोल सकता हूँ, प्रीमियम हैचबैक नहीं बोल सकता, लेकिन एक नॉर्मल हैचबैक है। बट स्टिल वो भी हमने 8-8.5 लाख रुपए के करीब खरीदी थी और ये बस 1 लाख रुपए सस्ती है उससे, तो 7.5 लाख रुपए। अब नेगेटिव क्या है भाई इस गाड़ी के अंदर? सब कुछ तो मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया भाई, नेगेटिव तो होगा ना बिल्कुल। तो नेगेटिव गाइज है इसकी सेफ्टी। अब गाड़ी के अंदर एवरेज अच्छा है, गाड़ी के अंदर स्पेशियस है, गाड़ी एवरेज इतना अच्छा कैसे दे सकती है? 40 प्लस का एवरेज कैसे दे सकती है? वो दे सकती है क्यों? क्योंकि इसके अंदर वजन ही नहीं है। अब 700-750 किलो वजन है आज की डेट में। एक कार के लिए वो कुछ भी नहीं होता है। 1 टन वजन भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और सिलेंडर के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, 90% फ्यूल के अंदर डालने के बाद भी ये गाड़ी 750 या 800 किलोग्राम को टच नहीं कर पाती। तो जब वजन नहीं है तो गाड़ी ऑब्वियसली एवरेज ज़्यादा देगी, ठीक है। और जो चद्दरें हैं इस गाड़ी की वो बहुत हल्की हैं। देखो, मैंने इसको जो कहते हैं ना कनस्तर, तो वो सही कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सच में बहुत ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अब मैं हाथ मार दूं इसके दरवाजे में तो वो थड़ाते हैं, मैं मतलब टिक के खड़ा हो जाऊं तो वो थोड़ी सी दब जाएगी गाड़ी। और बम्पर जो है वो तो खैर सेम ही है सब क्वालिटी के जो मारुति की दूसरी गाड़ियों में आते हैं। बाकी जो है गाड़ी की ना, मतलब जो एक बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है और यही रीज़न है कि ये गाड़ी एवरेज बहुत अच्छा देती है। और जो वजन है वो भी बहुत मैटर करता है एवरेज ज़्यादा देने का। तो इसकी सेफ्टी रेटिंग में ऑब्वियसली 1 स्टार 0 स्टार इसलिए ही आएगा क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर वजन ही नहीं है, गाड़ी के अंदर काम ही नहीं हुआ है। सेफ्टी के लिए इन्होंने अच्छी बात है भाई, 2 एयरबैग मेरे को जो है भगवान की दुआ से मिल रखे हैं, तो मैं इसी से ही खुश हूँ। खैर, लेकिन ये है कि जो वैगनआर खरीदते हैं ना गाइस, वो सेफ्टी मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। लेकिन जो वैगनआर खरीदते हैं वो गाड़ी ना ज़्यादा तेज चलाते नहीं है एक्चुअली। 80-90 किलोमीटर तक चलाएंगे, 80-90 किलोमीटर पर आवर पे चलाएंगे, उससे ज़्यादा वो चलाते नहीं है। तो ये भी रीज़न है कि सेफ्टी का मतलब इतना ध्यान नहीं देती शायद मारुति। लेकिन अब जैसे जैसे मारुति की गाड़ियाँ 5 स्टार्स पे आ रही हैं, 4 स्टार 5 स्टार लेके आ रही हैं, तो मे बी इन फ्यूचर वैगनआर की भी क्रैश टेस्ट हो और वो 4 स्टार या 5 स्टार लिया है तो लोगों का और विश्वास बढ़ेगा ऐसी गाड़ी पे। बाकी ये नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, इसके और अच्छा इसका भारी भरकम दरवाज़ा होना चाहिए था। इसके अंदर के जो गत्ते हैं ना, वो भी अगर मैं बताऊँ तो वो भी बहुत ज़्यादा वीक है। स्पीकर लगा रखे मैंने JBL के, तो वो मैंने डैम्पिंग नहीं करा रखी, तो बिना डैम्पिंग के वो इतने बुरी तरह थरथराते हैं कि पूरा साउंड का जो मज़ा है ना वो भी ख़राब हो जाता है। LXi ये मॉडल है वैसे मेरा। इसके अंदर पता नहीं क्या एक अच्छी बात करी है इन लोगों ने, आगे की तो पावर विंडो दे रखी है, पीछे मैनुअल है। और LXi 7.5 लाख रुपए हम डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो मतलब मेरे ख्याल से LXi के अंदर कुछ तो फीचर होने चाहिए। मेरे ख्याल से 4 पावर विंडो बस कर दो, इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि 7.5 लाख रुपए इज़ अ वेरी बिग मनी टू बी ऑनेस्ट फॉर अ CNG कार, फॉर अ एंट्री लेवल कार। एंड आप बस पैसा CNG के लिए ले रहे हो इतना। मारुति से मैं कहता हूँ कि थोड़े फीचर LXi के अंदर भी डालने चाहिए। बाकी या फिर आप सेंटर लॉकिंग दे दीजिए। सेंटर लॉकिंग भी इंसान बाहर से ही लगवाता, मैंने भी लगाई इसके अंदर, कंपनी से ही लगाई थी, खैर 7,500 रुपये एक्स्ट्रा देके। तो वो चीज़ है, कुछ फीचर्स जो है LXi के अंदर भी एक्स्ट्रा एड ऑन होने चाहिए और ज़्यादा मारुति को करना चाहिए इस पर। बाकी यही है थोड़े बहुत नेगेटिव। बाकी तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का मेरा काम है, जिस तरीके का मेरा यूज़ है, मेरे को कार कभी भी कोई धोखा नहीं दे रही है। मैं गाँव जाता हूँ लेके खुद पंजा दबा के 100-110 पे लेके जाता हूँ, मुझे कोई कमी नहीं देती गाड़ी, कभी कोई दुख नहीं देती। मेरी चैनल पे बहुत वीडियोस हैं वैगनआर से रिलेटेड। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने वैगनआर की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो और आप एक आइडिया बना सकते हो कि कैसी होनी चाहिए कार, एक कैसी आपको मतलब क्या आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, ये आप मतलब देख के बता सकते हैं। अब मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इस वीडियो में। अब मेरे ख्याल से जिस भी लोगों को लेनी है वैगनआर CNG वो इससे एक रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक ओनर हूँ इस कार का, मैं एक रियल रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि इसकी सेल्स बढ़ जाएगी तो मेरा कुछ बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन जो सच है वो मैंने आप लोगों को बताया। ये गाड़ी बेनिफिशियल देती है, परिवार के लिए है, और एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी है टू बी ऑनेस्ट। और तभी आप ये देख सकते हैं कि ये कमर्शियल में बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि ये लोगों का एक व्यवसाय और इनकम सोर्स भी बन जाती है कहीं ना कहीं। तो थम्स अप फॉर वैगनर, मारुति के लिए भी थम्स अप, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट ही निकाला है। खुश हूँ मैं बहुत इस गाड़ी को लेके, मुझे कोई कमी नहीं है इस गाड़ी को लेने के बाद। कहीं भी जाता हूँ सोचना नहीं पड़ता कि भाई पेट्रोल लगेगा, सीएनजी लगेगी, मतलब जो है सीएनजी लगेगी, जो भी है, लेकिन वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। बस ये है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ वीडियोस बनाने के लिए, और मुझे भी पता चल जाए कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।